मुझे नहीं पता कि पिछले चैप्टर्स आपने कितने अच्छे से किए हैं या करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, याद करने वाले हैं या याद कर लिए हैं आपने। मुझे ये भी नहीं पता कि कितना मटेरियल आपने अपने पास इकट्ठा कर लिया और कितना रह गया। बस इतना पता कि जो नेक्स्ट चलता है ना, उसको मत छोड़ो, उसका कोई भी टॉपिक मिस मत करो। ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो मिस ना ही हो। गलती से मिस हो तो उसके पेज को उसी वक्त कवर करो, उसी डेज कवर करो। स्टार्ट करने वाले बेटा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले से सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब सर्कुलर मोशन के लिए सर्कुलर मोशन की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है, अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या हुआ, चलें? तो सर्कुलर मोशन की सिर्फ मैं डेफिनेशन चलता हूँ, फिर सर्कुलर मोशन के आगे की तरफ भी चलता हूँ, ठीक हो गया? पहले सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? जिस अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी इन सर्कल के अंदर मूव करेगी, यानी इस तरह मूव करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। उसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसपे उसने रोटेट करना होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है। एक होता है जी रोटेशनल मोशन, ये भी आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। किस किस ने ये सुना हुआ? आई होप के सबने सुना होगा। द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस छोटा सा इतना है कि ये स्पिन कर रही होती है, ये स्पिनिंग मोशन होती है, और ये सर्कुलर होती है। क्लियर हो गया? अब इनका डिफरेंस कैसे होगा? सर्कुलर में जो होता है ना एक्सिस लाई, जिसका एक्सिस होता है ना एक्सिस लाई, वो आउटसाइड बॉडी होता है। क्लियर? जो इसमें एक्सिस होता है ना, उसमें इन साइड बॉडी होता है। ठीक हो गया? ये आउटसाइड बॉडी होता है, वो इनसाइड बॉडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं, क्या देखता हूं, ये मेरे पास सन है, क्लियर हो गया, और यहां पे मेरे पास एक अर्थ है। ठीक हो गया? ये क्या करेगी? रेवोल्यूशन करेगी अराउंड दी सन। तो ये इस तरह अराउंड दी सन क्या करेगी? इन सर्कुलर पाथ क्या करेगी? मूव करेगी। अब इसका एक्सिस क्या है? ये सन, क्योंकि इसने किसके गिर्द घूमना है? सन के गिर्द घूमना है। तो इसका ये एक्सिस ऑफ सन यानी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये क्या हो जाएगी? इन सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अब ये सिर्फ अर्थ के गिर्द तो नहीं ना घूम रही, ये अपनी भी तो कर रही है रिवॉल्वमेंट, और जिसका इसका एक्सिस इसके अंदर होगा, और ये अर्थ अपने गिर्द भी तो क्या कर रही है? मोशन कर रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसका एक्सिस क्या है? अपने ही अंदर है। और ये क्या हो जाएगा? अगर ये सन के इर्द गिर्द घूमेगी तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा अर्थ का। अब इसका एक्सिस आउटसाइड हो गया तो सर्कुलर मोशन, और इसका एक्सिस अपने अंदर भी है जिसके गिर्द वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, वो क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन हो जाएगी। इसी तरह जब आप कॉपी को पकड़ के अपने फिंगर में क्या करवाते हो? घुमाते हैं, तो वो रोटेशनल मोशन होती है, वो सर्कुलर मोशन नहीं होती, क्योंकि उसका एक्सिस उसकी बुक का पॉइंट, मिड पॉइंट ही होता है। ऐसे है ना, उसका एक्सिस क्या होता है? मिड पॉइंट ही होता है। इसी तरह अगर कार किसी चीज के चक्कर लगाए तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि कार का एक्सिस क्या हो जाता है? वो चीज जिसके गिर्द उसने चक्कर लगाने होते हैं। तो यहाँ समझ आ गई सर्कुलर मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन, बॉडी मूविंग सर्कुलर मार्क बट इट्स एक्सिस आउटसाइड द बॉडी। इसी तरह रोटेशन मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन बट इट एक्सिस इनसाइड द बॉडी। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, अर्थ अराउंड द revolution of earth is around the sun, और revolution of earth about its axis। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये वो बातें थी जो आपकी बुक ने मेंशन नहीं की, लेकिन इसकी समझना जरूरी था। आगे चले, इस किसी को बात की ना समझ आई हो? क्लियर है? सर्कुलर मोशन भी पता चल गया क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है, लेकिन ये किसी और के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, और लेकिन जो रोटेशनल मोशन होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो आपका आज का टॉपिक है चैप्टर का, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया होगा, आपको याद होगा, लेकिन आज इसका तो पूरा चैप्टर स्टार्ट है तो हमें इसको अच्छे से समझना होगा। इसको समझने से पहले आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अगर बॉडी क्या करे, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे तो उसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो, ये कहीं कर्व हो या सर्कुलर मोशन में हो, तो उसके दरमियान जो आएगा डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, ये डस्टर्ड है, इसी तरह ये डस्टर्ड है, क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो किस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा पहले डस्टर्ड इस तरह था, क्लियर हो गया। ये इसका पाइवट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जहां से वो रोटेट करेगा, बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। आप आगे देखोगे, अब वो डस्टर कैसे जाएगा, यहां से उठ के इस तरह मूव करेगा। अब डस्टर क्या हुआ, इस पॉइंट पे हो गया। डस्टर पहले देखो किस प्लेन में था, ऊपर जाते हुए किस प्लेन में चला गया, यानी बॉडी आपको नजर आई इस तरह मूव की। पहले इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक मैं आर कंसीडर करूँ। डस्टर ने यहां से यहां तक क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया ना, लेकिन किस तरह डिस्प्लेसमेंट किया, यहां देखो। अब यहां से इसका यहां तक पॉइंट देखो, इसने यहां से भी उतना पार्ट ही एंगुलर चला, यहां से यहां तक पार्ट भी क्या चला, एंगुलर चला। यहां का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, आर्क, इसे मैथ की जुबान में क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लीनियर। यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एंगुलर। यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एंगुलर। यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लीनियर। आ रही है समझ, दोनों डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं यहां से इस पाइवट पॉइंट से डिस्कस करूंगा, इसके एक्सिस से डिस्कस करूंगा, अब ये देखो ये अपने एक्सिस के गिर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। ये यहां से यहां जाए, ये यहां से यहां जाए, कहां रहेगा, इस अपने एक्सिस पे। फिर यहां पे ये इतना चला। अगर ये सेमी सर्कल कर ले तो कितना चल लेता है सेमी सर्कल में, पाए, यानी 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री चलेगा। अगर सर्कमस्टेंस देखो तो कितना चल लेगा, ये 2 पाई, यह 360 बोलते हैं, जिसे 1 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसे 1 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो इससे मुझे पता चला कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक साथ ही होता है। जो बाहर होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो पाइवट पॉइंट के पास होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे ही है, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और यहाँ पे एक सबटेंडेड एंगल बनता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, सबटेंडेड एंगल, थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर होगी। ये मेरे पास एक डेफिनेशन, ये थ्रू इसकी एक बात और देख लो, ये 2D डायमेंशन होती है, ये क्या होती है, 2D, एक्स और वाई के अंदर। अब देखो यहां से बॉडी, इसको बाकी को मैं रेस करता हूं, यहां पे देखो। अब ये नहीं कह सकते से वो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था, हमने ज़्यादा देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखो 2D डायमेंशन, बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ऐसे ही हुआ। फिर बॉडी यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ से कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। जब बॉडी यहाँ गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जी डायमेंशन ही नजर आएगी आपको। कौन सी डायमेंशन नजर आती है, 2D डायमेंशन ये होता है, ठीक है। अब थीटा देखो, वो कहते हैं कि जो थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे पता ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी आता है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड। अब देखो थीटा क्या आता है, थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की कंडीशंस होती है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो जी बस ठीक है। वेक्टर के लिए कंडीशन, यानी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या निकला,
वेक्टर। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क होता है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन होती है? यहाँ पे देखो ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे तो मैं इजीली देख सकता हूँ ना, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? आप कह दो कि सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। चलो आपने एक और बात याद, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। एक और बात याद आए, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये फैन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ठीक है पॉजिटिव है। अब देखो अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसका थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये एक और बात है, मैंने एक पूछा था आपसे क्वेश्चन कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन पता चल गई, कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन भी क्या उसी डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट की? नहीं, नहीं। आपकी बुक लिखती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो डिस्प्लेसमेंट हो उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लो। अब यहाँ बॉडी थी मेरे पास, तो मेरा क्या था, हैंड इस तरह था, राइट हैंड रूल है ना, उस डायरेक्शन में क्या करूँ, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उस डायरेक्शन में मैं क्या कर लूँ, फिंगर को कर्ल कर लूँ, फिंगर को कर्ल कर लूँ। मैं जब फिंगर को कर्ल करूंगा जो थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो एंगुलर क्या है? आउट ऑफ पेपर है, आउट ऑफ द बोर्ड है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आउट ऑफ द एक्सिस होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आउट ऑफ द। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये तो एंटी क्लॉक हुआ और ये आउट ऑफ एक्सिस हुआ, जिसे आउट ऑफ पेपर भी बोलते हैं। वो आपकी मर्जी, आउट ऑफ एक्सिस कर लो या आउट ऑफ। आ रही है समझ? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस मेथड से किया हमने? राइट। अगर यही इसकी डायरेक्शन इस तरह होती, चलो यहाँ से इस पॉइंट की वजह ये बॉडी यहाँ से इस तरह मूव करती, तो इसका बताओ, इधर आउट ऑफ द पेपर नहीं, आउटसाइड ऑफ द पेपर। चलो जी, हाँ इनसाइड, वो तो उल्टा हो गया। लेकिन फाइंड करने के लिए देखो उसमें मैं फिंगर को क्या करूँ, पाम को अपना ओपन करूंगा, फिंगर को कर्ल करूंगा और थंब इनसाइड दी पेपर या इनसाइड दी एक्सिस होगा। ये भी दो बातें आपकी बुक लिखती हैं जो आपके काम आएंगी एमसीक्यूज में। लिखने में बेशक काम आए ना आए, लिखने में तो हमें सिर्फ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये शॉर्ट है, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज में बड़ा काम देगी कि आउट ऑफ द एक्सिस और इनसाइड द एक्सिस कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल हम रूल्स, साइड नहीं, राइट हैंड रूल्स को हम करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किसी को ना समझ आए। अब यहाँ पे एक और मैं अगर बात करूं इसके यूनिट की, ठीक हो गया? इसके हम अभी दो यूनिट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक करते हैं डिग्री, एक करते हैं रेडियन। अगर मैं क्वेश्चन कहूँ इसका यूनिट मीटर में क्यों नहीं लेते? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट किस में होता है? किस में होता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट? जवाब दो ना, मीटर में होता है ना। मैं अकेला अगर बोलता जाऊंगा तो सिर्फ मैं ही बोलता जाऊंगा, मेरा ही मीटर शार्ट होगा, आपका तो नहीं। बोलो आप, मीटर में होता है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में क्यों नहीं लेते? अब यहाँ पे देखो एक बात को नोट करते हैं, यहाँ पे बॉडी यहाँ तक गई तो इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर हो गया? फिर यहाँ से बॉडी यहाँ तक गई, फिर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी की, फिर डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेस। अब देखो फैन भी तो इसी तरह ही करता है या नहीं? तो आप कह सकते हो कि फैन सुबह से लेकर रात तक कितना मीटर चला? अजीब नहीं लगेगा? फैन तो मूव कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, क्या कर रहा है? मूव तो कर रहा है, और इसकी मोशन रोटेशनल मोशन होगी। तो फैन, अगर मैं कह सकता हूँ कि फैन कितने मीटर सुबह से लेकर शाम तक चला?
नहीं ना, एक तो ऑकवर्ड है लेकिन ये यूज किया भी नहीं जाता इस लेवल पे। इस लेवल पे यहाँ तो हम कह सकते हैं कि फैन 360 डिग्री चला, ये कह सकते हैं, क्योंकि उसने पूरी रोटेट कर ली। अगर मैं बटन ऑन ऑफ करता हूँ तो आपका देखना फैन बस थोड़ा सा मूव करता है, फिर वो क्या करता है, उसे वो रुक जाता है। मैं करके नहीं दिखाने वाला, गर्मी है। तो आप देखना, मैं अगर बस से स्विच ऑन फिर डायरेक्ट ऑफ कर दूं तो आप देखो कि फैन की मूवमेंट जस्ट इतनी ही होगी सिर्फ। पॉसिबल है ना फैन की मूवमेंट पूरी ना भी हो, तो आप कह सकते हो कि जो फैन है वो कितनी डिग्री रिवॉल्व किया, 60 डिग्री। अगर फैन यहाँ की बजाय यहाँ तक पहुंच जाए तो आप कह सकते हो कि फैन की रिवॉल्वमेंट कितनी थी, 90 डिग्री। अब ये तो नहीं कह सकते हो कि 5 मीटर थी, 5 मीटर हो सकती है इसकी रिवॉल्वमेंट। अगर यहां से इतना करे तो उसकी तो 1 मीटर भी नहीं होगी। तो इसलिए हम कि ये बहुत छोटे यूनिट्स हैं और इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, यूनिट इसका क्या है, डिग्री और रेडियन। मीटर इसलिए यूज नहीं किया जाता। अब देखो इसका जो रेडियन ऐसा यूनिट, आपने ये याद ख्याल रखना है, जब भी न्यूमेरिकल करना है तो आपने उसको डिग्री में होगा तो उसको एसआई के अंदर कन्वर्ट करना लाजमी है। तो आपने उसको एसआई के अंदर कन्वर्ट करना है और ये इसका डिग्री हमें पता है, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन जाने में आती है ना कन्वर्जन। अगर लेट करो मेरे पास 360 डिग्री है तो ये किसके इक्वल होता है, मैं मखसूस बातें लिख देता हूँ 2 पाए के। अगर यहाँ पे 270 डिग्री हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस आपको इन्हीं बातों के अंदर पूछा जाएगा। जब कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा कि कन्वर्ट भी क्या। तो ये किस में आ जाएगा, 2 पाई रेडियन में, और ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन में। अगर यहाँ पे 180 होगा तो किस में चला जाएगा, पाई के अंदर। अगर यहीं पे क्या हो जाए 90 हो जाए, फिर आगे यहाँ पे 45 60 आ जाता है, फिर 45 आ जाता है, फिर 30 और फिर 0 आ जाता है। तो 1 रेवोल्यूशन भी याद कर लो कितना होता है। 1 रेवोल्यूशन कहते हैं कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, ठीक हो गया। इन बातों को हमने देख लेना है। इसका यूनिट क्या हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन बताएगा क्या होती है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या, एंगुलर नहीं डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है। बोल दो, आती है, यहाँ तो नहीं आती, बंदा फिर भी कहता है। इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल, इतनी, शाबाश, ये हुई ना बात। एल की पावर क्या है -2। डिस्प्ले लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डायमेंशन क्या होगी, एम की 0, एल की 1 और टी की 0। -2 कहाँ से आ गई, ये नहीं होती, यही होती है, यही होती है। तो इतना सोच में कहाँ घूमते, ज्यादा मुश्किल पूछ लिया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर है तो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, ये होगी। यहाँ तो डायरेक्ट आप कह सकते हो, ये -2 कहाँ से आ गया। हाँ जी, अभी तो मैं इधर करवा रहा हूँ। क्या नेक्स्ट उसका लिख के दिखा दिया मैम को, और एक नेक्स्ट अगला लोग देखो क्या है, उसको कर लो घर से। एक ही है छोटी का। हाँ तो बस वो पूरा ये चल रहा है, अभी आधा हुआ ये आगे ये भी चल रहा है। नहीं ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। कल इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आना, कल मैं टेस्ट लूँगा दोबारा। हाँ मैं ले लूँगा, पूरा रिवाइज करना। नींद भी आ गई, चलो खैर अच्छी बात है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा डायमेंशन नहीं होती। यूनिट तो होता है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती। मैं आपको फिर बताता चलूँ, यहाँ पे हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया। पहला टॉपिक हमने किया सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन क्या होती है। दूसरा हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तीसरा टॉपिक देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड रूल के से फाइंड किया जा सकता है। चौथा हमने क्या देखा था, उसका यूनिट। और पाँचवें पे हमने वाइंड अप कर दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। और छठे पे हमने डायमेंशनलेस बता के इसको ख़त्म किया। आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, उसको देखते हैं ताकि हमें समझ आए। ये देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन है द एंगल इन रेडियन। किस में लेना है, रेडियन में। लेकिन इसके 2 और यूनिट्स हो सकते हैं, डिग्री भी हो सकती है, रेवोल्यूशन भी हो सकती है, जो मैंने आपको बता दिया था। थ्रू विच पॉइंट अ लाई हैज़ बीन
रोटेटेड इन स्पेसिफिक सेंस अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस, अगर स्पेसिफिक सेंस या स्पेसिफाइड एक्सिस के गिर्द वो क्या करेगा, अ पॉइंट क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, किसके दरमियान, स्पेसिफाइड एक्सिस के दरमियान रोटेट करेगा। जिस तरह अर्थ का स्पेसिफाइड एक्सिस क्या है, सन है, तो अगर वो एक्सिस स्पेसिफाइड के गिर्द रोटेट करेगा तो इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह के एंगल की मूवमेंट को, अगर वो मूवमेंट किस में हो, सर्कुलर पाथ के अंदर हो, तो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो किस में हो, सर्कुलर पाथ में हो, तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसकी डायरेक्शन दो तरह की होती है, या तो आउटसाइड दी एक्सिस होती है या इनसाइड दी एक्सिस होती है। तो आगे देखो एग्जांपल, इफ एन एंगल मेड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स पॉइंट रेस्ट एनी पॉइंट इन द रोटेशन मोशन इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एंगल मेड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ द रेस्ट, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एंगल है तो मेरे पास ये बॉडी का पॉइंट और इस पॉइंट क्या है, दोनों रेस्ट के हालत में, मेरे पे एल्बो एक पॉइंट है जिसपे उसने रोटेट करना है, तो ये भी रेस्ट की हालत में और ये भी क्या हो गया, रेस्ट की हालत में हो गया। इन द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो अपने एक्सिस, अब इसका एक्सिस, अब देखो फैन का एक्सिस क्या है, आप देख रहे हो जो दरमियान वाला पाइवट पॉइंट है, जो पाइवट पाइप बोल दो, वो अपने पाइप के इर्द गिर्द ही, ये हम कह सकते हैं जो ये इसका बिटवीन ये है सेंटर, इसके इर्द गिर्द ही रोटेट कर रहा है, ये तो नहीं ना कहीं और फैन कहीं और, पंखे जो इसके फर जो इसके कहीं और जाकर रोटेट तो नहीं ना करे, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट रोटेशन मोशन में होगा और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इजीली फाइंड कर लेंगे, जो आगे आपको एग्जांपल नज़र भी आएगी। यहाँ इसका पॉइंट है और ये देखो रेस्ट की हालत में है और ये इसकी रोटेशनल मोशन ही अपने अंदर के एक्सिस के ही हुई ना, इनसाइड दी एक्सिस है ना, आउटसाइड दी तो एक्सिस नहीं है बॉडी का, इनसाइड एक्सिस पे क्या हुआ, उसने एक डिस्प्लेसमेंट लिया जिसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो यहाँ पे हमने देखा होगा कि वो एक मैन है, पहले उसकी एल्बो कहाँ थी, ये इसका पाइवट पॉइंट है यानी एक्सिस है, और ये क्या इनसाइड एक्सिस है, इनसाइड एक्सिस क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को वो कहाँ लेके गया, यहाँ तक लेके गया, तो यहाँ से देखो ये पाइवट यहाँ से ये कहाँ तक चला, थीटा चला, और यहाँ पे इसका क्या आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ से लेके यहाँ तक चला। क्लियर हो गया, तो ये दो है, समझ आई इस एग्जांपल की कि वो किस तरह वो एल्बो को मूव करवा रहा है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीन यूनिट थे आपको मैंने बता दिया, डिग्री था, रेवोल्यूशन था और रेडियन, जो इसका ऐसा यूनिट भी है, तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी 1/360 यानी 360 में अगर एक हिस्सा भी चलता है तो उसका एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिग्री आ जाएगा, यानी 1 डिग्री आ जाएगा, यानी एक हिस्सा भी चलता है 360 में से तो उसका क्या होता है, डिग्री उसका यूनिट कंसीडर कर लिया जाता है। रेवोल्यूशन में अगर वो कंप्लीट कर ले, अगर वो अपनी रोटेशनल कंप्लीट कर दे तो हम उसे कहते हैं उसने 1 रेवोल्यूशन बॉडी ने मूवमेंट की। ठीक है, पहले तो डिग्री के लिए तो एक 360 में से अगर 60 डिग्री 60 चल देता है, 360 में से अगर 60 हिस्सा चल देता है तो हम कहेंगे वो 60 डिग्री तक चला, अगर 360 में 90 हिस्से चल देता तो हम कहते हैं 90 डिग्री चला। तो रेवोल्यूशन के लिए उससे पूरा सर्कल लेना पड़ेगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा। हाफ रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, बाय 180 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसी तरह रेवोल्यूशन को भी डिवाइड करके फाइंड किया जा सकता है, लेकिन रेवोल्यूशन के लिए शर्त क्या है कि वो एक कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व करे। रेडियन के इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड, जो ये एंगल्स होते हैं मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे एंगल एक सबटेंडेड बनते हैं जिसे मजाजी एंगल भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक हो गया, ये जो एंगल्स होते हैं ये सबटेंडेड एंगल होते हैं। वाह, उर्दू पढ़ के ये पता ही नहीं है, ये मजाजी एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स सबटेंडेड होंगे और रेडियन मेरे पास इसका यूनिट हो जाएगा 1 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, कितने रेडियन के इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। यही 180 बाय पाई आएगा या पाई बाय 180 आएगा, 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 180 आएगा, 180 पाई बाय 180 आ जाएगा। तो रेडियन यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आगे देखो मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ, थीटा मेजरमेंट करना है। अगर मैं आर को
इस रेडियस पे डिवाइड कर दूं द रेशियो बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस ऑफ द सेंटर, तो ये क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जाएगा। अगर कंसीडर एन आर्क लेंथ एस, अगर उसको एस से कंसीडर कर लिया जाए, रेडियस को आर, विच सबटेंडेड एंगल, वो सबटेंडेड एंगल आपको नजर भी आ रहा होगा, सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल थीटा इज रेडियन। थीटा एंगल किस में लेना है, रेडियन में लेना है। द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एस टू द रेशियो ऑफ द रेडियस आर, तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, जो हमने मैथ के अंदर भी यूज किया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो ये वही है, ये वहीं से अगर आपको सर्कुलर मोशन की मैथ अगर आपने की हो, यानी ये चीज़ की हो, तो आपको इजीली समझ आ जाती है। एमसीक्यूज की तरफ बेटा चलते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज असाइन पॉजिटिव, एक एक करके पूछूंगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज साइन पॉजिटिव, द रोटेशनल इज एंटी क्लॉकवाइज। आपका आंसर ये ठीक है, पॉजिटिव होगा तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगा। लास्ट वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं यहीं बैठ के आपका चलूँगा। अगला एमसीक्यूज नेक्स्ट ही देगा। चलो जी, द एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल एट सेंटर इज, द एंगल सबटेंडेड बाय, जो एंगल बन रहा है हमारे पास, वो सेमी सर्कल के अंदर कितना बनेगा। अभी तो सिर्फ देखने के कौन विन करता है, आपकी बारी आएगी देखना तो आप विन करते नहीं करते, ये मुझे क्या पता, मैं नहीं बताना है तो फायदा। पूरे को सर्कमफेरेंस बोला जाता है, सर्कमफेरेंस सर्कल। जल्दी, क्या गलत, सेमी सर्कल बोलते हैं हाफ को। ये इतना मेरा सेमी सर्कल है, तो यहां से लेके यहां तक चलेगा तो कितना चलेगा, पाई रेडियन चलेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं जी। अरुज, द बॉब ऑफ पेंडुलम 90 सेंटीमीटर लॉन्ग स्विंग थ्रू अ 50 सेंटीमीटर आर्क, द एंगल रेडियन इज। मुझे नहीं पता मेरी मार्कर कौन सी चलती है और कौन सी नहीं चलती। हाँ जी, उसके तो शॉर्ट पड़े हैं, शॉर्ट हाफ कौन से शॉर्ट नहीं हुए सारे, तो करो शॉर्ट पे, तो शॉर्ट पहले कर लो ना। शॉर्ट हाफ टर्न। चलो, द बो पेंडुलम 90 सेंटीमीटर लॉन्ग स्विंग थ्रू अ 50 सेंटीमीटर आर्क। आर्क का तो पता चल गया मेरे पास, यहाँ पे वो कितनी मूव करती है। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पेंडुलम की जो बोब है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, और वो यहाँ से इस समय मैं पेंडुलम ही बनाता हूँ, यहाँ पे पेंडुलम की तरह ही बनाता हूँ। देखो, यहाँ से बोब कितनी है, 90 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है, और वो यहाँ से कितनी आर्क बना रही है, 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा फाइंड करना है। वाह, स्लाइस ऑफ पिज्जा बन गया है। तुम 0 पे हो, क्या पता तुम्हें चांस मिल जाए, क्या पता 6 एमसीक्यू हो। क्या, बी, यस बी, मुझे लगता है सही आंसर है। आर्क को डिवाइड करना है रेडियस पे, यहाँ पे रेडियस होगा, आर्क डिवाइड करनी है। देखो, आर्क डिवाइड करनी है रेडियस या लेंथ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो आर्क है, तो 50 ने डिवाइड होना था 90। कितना आता है, आर्क को डिवाइड करना था रेडियस पे। चलो जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, सही है, आगे चलते हैं। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, तो ए एंड सी आपका ऑप्शन ठीक हो गया।
फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, यानी इतना संभाल के तुम्हारी आंख देख भी नहीं सकी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किया है बॉडी ने, इतना कम किया कि आप इग्नोर कर देते हो। तो क्या तुम्हारी बारी है, लगा दे तुक्का। वेक्टर है जी बेटा, जितना मर्जी स्मॉल हो एंगल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज वेक्टर रहेगा। बारी बारी। 1 रेडियन इज इक्वल टू, खामोशी क्या, वो कैसे, लास्ट वाला ही, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, इसे है ना 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई। और अगर मैं रेडियन, अगर इसको 1 करूंगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, चलो मुझे लगता है यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए जी बच्चों। लिख लो जिसने जितना लिखना है, ये शॉर्ट है।